विज्ञान में अपना चौथा अध्याय चल रहा था, परमाणु संरचना। अपने ने इस अध्याय में पढ़ा था कि परमाणु अविभाज्य नहीं है, तो डाल्टन के सिद्धांत का अपने ने खंडन किया था और कहा था कि परमाणु विभाज्य होता है, यानी उसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और कुछ अन्य अपरमाणु कण पाए जाते हैं। तो जो डाल्टन का सिद्धांत था उसके अनुसार परमाणु अविभाज्य है, परंतु अपने ने यहाँ पर यह पढ़ा कि परमाणु वास्तव में क्या है, विभाज्य होता है, यानी इसके अंदर कम से कम कुछ न कुछ अपरमाणु कण विद्यमान होते हैं। और हमने इसके अंदर थॉमसन का परमाणु मॉडल भी पढ़ा था, क्योंकि वैज्ञानिक 19वीं शताब्दी में यह चाहते थे कि परमाणु की संरचना किस प्रकार से है, परमाणु कैसे बना होता है, उसके कण उसमें किस प्रकार से विद्यमान रहते हैं। तो थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है उसकी जो कुछ कमियां थी उसको दूर करने के लिए जो दूसरा परमाणु मॉडल है वो दिया गया अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा। अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो अभी अपने अर्नेस्ट रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अर्नेस्ट रदरफोर्ड है, ये वास्तव में यह जानना चाहते थे कि जो एक परमाणु है उसके अंदर प्रोटॉन विद्यमान है और इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पाए जाते हैं या किस प्रकार से वो परमाणु की संरचना में अपना योगदान करते हैं। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड का जो मॉडल है उसे स्वर्ण पत्र प्रयोग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने सोने की एक पतली शीट लेकर उससे अपना प्रयोग किया था। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने जो अपना प्रयोग किया था इसमें इन्होंने सोने की एक बहुत ही पतली बारीक लगभग 10,000 परमाणुओं के बराबर पतली शीट ली, जैसे अपने कागज है उससे भी पतली शीट मान सकते हैं। और उसके ऊपर जो द्विधनावेशित अल्फा कण है, इनकी बौछार की तीव्र गति से चलते हुए अल्फा कणों की इसके ऊपर बौछार की। वास्तव में जो अल्फा कण होते हैं वो हीलियम के द्विधनावेशित कण होते हैं, क्योंकि हीलियम का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 4U होता है, यानी परमाणु द्रव्यमान कम है, इसलिए ये बहुत ही तेज गति से गति कर सकते हैं। तो रदरफोर्ड ने लगभग 10,000 परमाणुओं के बराबर इस तरह से एक सोने की पतली शीट ली, जिसे अपने सोने की पन्नी बोल सकते हैं, इस तरह से। तो यह उनके प्रयोग की रूपरेखा थी। अब उन्होंने क्या किया कि जो यह सोने की पतली पन्नी है इस पर इलेक्ट्रॉन गन की सहायता से बमबारी की, यानी कि इस पतली पन्नी के ऊपर इन्होंने बौछार की। तो इन्होंने क्या देखा कि कुछ जो अल्फा कण है, अल्फा कण ये है सोने की शीट, बहुत ही जो बारीक है। तो इन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कण है वो बिल्कुल ही शीट में से होकर क्या हो जाते हैं, सीधे निकल जाते हैं, और कुछ कण यानी बहुत कम कण ऐसे थे जो कि इस शीट पर टकराकर वापस आ जाते हैं, विभिन्न कोण के ऊपर मुड़ जाते हैं। और लगभग 12,000 में से एक कण ऐसा भी इन्होंने यह देखा कि वह कण उस पत्ती से टकराकर वापस उसी मार्ग के ऊपर लौट कर आ जाता है। तो इन्होंने अपने ये 3 प्रेक्षण देखे। अब इन 3 प्रेक्षणों के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष भी निकाला। जो ये 180 डिग्री के कोण पर वापस कण आया है, इसके बारे में उन्होंने अपनी आत्मकथा पुस्तक के अंदर लिखा कि वास्तव में यह कण ऐसे लगता है जैसे कि जो व्यक्ति गन चला रहा है वह गन किसी कागज के ऊपर जाकर गोली लगती है और वो गोली वापस कागज से टकराकर उस चलाने वाले व्यक्ति को ही क्या कर देती है, घायल कर देती है। तो इस तरह से रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग से 3 महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले। इसको अपने ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी बालक को अपने कहें कि आंखें बंद कर लीजिए और दीवार के ऊपर पत्थर मारने हैं, तो वह बालक आंखें बंद कर दीवार के ऊपर पत्थर मारेगा और निश्चित रूप से उसे 10 पत्थर यदि वह मारता है तो उसको 10 बार दीवार से पत्थरों के टकराने की आवाज सुनाई देगी। अब यदि हम उसे यह कह दें कि एक तार बांधी हुई है और उस तार के ऊपर आंख बंद कर पत्थर मारना है, तो वह जब पत्थर मारेगा तो कुछ पत्थर है वो इस तार के इर्द गिर्द होकर सीधे चले जाएंगे और लगभग एक आधा पत्थर ऐसा होगा जो इसे तार से टकराएगा और उस व्यक्ति को उसकी आवाज सुनाई देगी। तो इस तरह से अपने इस प्रयोग को समझ सकते हैं।
तो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था उससे रदरफोर्ड ने कुछ अपने निष्कर्ष निकाले। तो सबसे पहला निष्कर्ष उनका क्या था कि अधिकांशतः जो अल्फा कण है वो पन्नी से टकराकर सीधे चले गए, यानी पन्नी में से होकर सीधे गए। इसका मतलब परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला है, यानी कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त है, इसीलिए वो जो कण थे वो सीधे चले गए। दूसरा निष्कर्ष इन्होंने क्या निकाला कि क्योंकि कुछ कण ऐसे थे जो कि पन्नी से टकराकर विभिन्न प्रकार के कोणों के ऊपर विक्षेपित हुए। इसका मतलब यह हुआ कि परमाणु के मध्य यानी कि केंद्रीय भाग में बहुत कम भाग है वो भरा हुआ है, यानी कि उसके अंदर धनावेश है। इसीलिए क्योंकि हीलियम भी धनावेशित है और ये भी धनावेश है, तो धनावेश धनावेश से टकराकर वापस आ जाता है। तीसरी बात, क्योंकि बहुत कम कण ऐसे भी थे, लगभग 12,000 में से एक, जो कि उसी मार्ग के ऊपर वापस आ गया। इसका मतलब है परमाणु का ये माइनस है, यानी कि बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और इसी का मतलब ये हुआ कि परमाणु का जो केंद्रीय भाग है उसके अंदर पूर्णतः धनावेश पाया जाता है, इसीलिए धनावेश धनावेश को क्या करता है, प्रतिकर्षित किया। तो ये तीन अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने महत्वपूर्ण अपने प्रयोग से निष्कर्ष निकाले, और उन्होंने अपने प्रयोगों का जो परिणाम है वो दिया कि परमाणु का, यानी कि इसके परिणाम को देखते हैं तो परमाणु के केंद्रीय भाग के अंदर, परमाणु का केंद्रीय भाग है उसके अंदर प्रोटॉन पाए जाते हैं, यानी कि धनावेश पाया जाता है। और दूसरा निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का जो केंद्रीय भाग है यानी धनावेशित है उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, और परमाणु का अधिकांशतः भाग क्या होता है, खोखला होता है, यानी कि रिक्त स्थान है, खाली भाग है। तो इस तरह से रदरफोर्ड ने अपना ये परमाणु मॉडल है वो प्रस्तुत किया। तो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था उसके अंदर भी कुछ कमियां पाई गई, परंतु रदरफोर्ड ने एक महत्वपूर्ण पदार्थ की खोज कर दी परमाणु के अंदर कि परमाणु का जो केंद्रीय भाग है वो किस नाम से जाना जाता है, नाभिक के नाम से, यानी कि परमाणु का केंद्रीय भाग नाभिक कहलाता है। तो नाभिक के खोजकर्ता कौन हुए, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। और यह भी बताया कि नाभिक का जो द्रव्यमान है वो परमाणु के द्रव्यमान की तुलना में 10⁵ गुना कम होता है, यानी कि बहुत ही कम इसका द्रव्यमान है। नाभिक का जो आकार है वो 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम या मीटर होता है। तो नाभिक की यहाँ से अपने को खोज हो गई, सॉरी 10⁻⁻15। तो नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने कर दी, परंतु रदरफोर्ड का जो मॉडल है उसके अंदर एक महत्वपूर्ण कमी भी पाई गई, क्योंकि इनका कहना था कि परमाणु का जो केंद्रीय भाग है यानी कि नाभिक जो कि धनावेशित है उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो एक समय ऐसा आएगा कि यह चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन है, यह इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा को कम करेगा, इसलिए ये धनावेशित भाग ऋणावेशित भाग को अपने अंदर समाहित कर लेगा, आकर्षित कर लेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन इस नाभिक में क्या हो जाएगा, समा जाएगा और परमाणु है वो अस्थायी हो जाएगा। परंतु यह बात हम जानते हैं कि परमाणु हमेशा क्या होता है, परमाणु हमेशा स्थायी होता है। तो रदरफोर्ड का जो मॉडल है इसकी इन कमियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने अपना मॉडल दिया। तो अब अपनी चर्चा करते हैं नील्स बोर के परमाणु मॉडल पर। तो नील्स बोर ने अपने परमाणु मॉडल में रदरफोर्ड की कमियों को दूर करने के लिए दो महत्वपूर्ण बातें बताई। पहली बात यह बताई कि जो नाभिक है परमाणु का जिसमें कि प्रोटॉन है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन वास्तव में चक्कर लगाते हैं, परंतु इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाते हैं वो कक्षाएं अक्सर क्या होती है, विविक्त होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिक्त कक्षाओं के अंदर चक्कर लगाते हैं, इसलिए ये इनके अंदर समाहित नहीं होगा। दूसरी बात इन्होंने बताई कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इन खाली कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, तो इन खाली कक्षाओं को अपने विविक्त कक्षा बोलते हैं, और विविक्त कक्षाएं हैं इनको अपने विभिन्न प्रकार के कोष
अपने के, एल, एम, एन आदि के द्वारा दर्शाते हैं, अथवा अपने इनको किस रूप में दर्शा सकते हैं, 1 2 3। तो जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो उनको अपने ऊर्जा स्तर अथवा कोश या कक्षा के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से जो रदरफोर्ड की मॉडल की कमियां थी उनको नील्स बोर ने क्या कर दिया, दूर कर दिया।